नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू गवर्नमेंट एग्जाम इन्फो। तो स्वागत है आपका आज की वीडियो में। और देखिए, लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए, यूकेपीएससी लेक्चर स्क्रीनिंग के लिए आज हम सामान्य अध्ययन की क्लास करने वाले हैं। क्लास थर्ड है ये। देखिए, इससे पहले हमने जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है उसके बारे में पढ़ा था, और यूनिट 6 से भी हमने क्वेश्चन करे थे। भारतीय संविधान, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, उस पर हमने करा था। इसके अलावा हमने उपभोक्ता अधिकार पर भी कुछ क्वेश्चन करे थे। देखिए, जो जो टॉपिक छूट जाएंगे वो सारे जो उसके क्वेश्चन होंगे वो मैं मैराथन क्लास में इंक्लूड करूँगा। यानी कि जो मैराथन क्लास होगी उसमें आपको सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे हर एक तरह के। जैसे मान लीजिए यूनिट 6 है तो इसमें कुछ चीज़ें रह गई थी, या कुछ चीज़ों के जो क्वेश्चन है वो वहाँ पर नहीं हो पाए थे। इसी तरह से यूनिट 7 में भी कुछ चीज़ें रह गई हैं। तो देखिए, जो जो चीज़ें छूट जाएंगी वो सारी क्लासेस आपकी मैराथन में कवर होगी। उसके जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं वो आपके मैराथन में कंप्लीट होंगे। तो फिलहाल आज क्लास है यूनिट 7 की, माफ़ कीजिएगा यूनिट 8 है, सामान्य विज्ञान। जनरल साइंस से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो आज हम देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो और देख लेते हैं आज का पहला क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पर कुछ लोग पूछ रहे थे कि जो जनरल साइंस है क्या वो लेक्चर स्क्रीनिंग में आएगा। तो देखिए, जीएस के सेक्शन में एक यूनिट 8 जो अभी हमने देखा उसमें जनरल साइंस का दिया गया है, तो इसका मतलब जनरल साइंस भी आपका रहेगा। तो उसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है जैसा सिलेबस दिया गया है। हालांकि बहुत ज़्यादा क्वेश्चन नहीं रहेंगे, 5 से 6 क्वेश्चन आपके जनरल साइंस के हो सकते हैं। कई बार ज़्यादा भी रहते हैं, कई बार कम भी रहते हैं, तो ये डिपेंड करेगा। इसमें तीनों रहेगा आपका, बायोलॉजी, केमिस्ट्री और फिजिक्स। तो इसी के अकॉर्डिंग आपको प्रिपेयर करना है। यूनिट 8 में आपने देख भी लिया है। खैर, इसमें मैंने बता दिया आपको जनरल साइंस का भी आपका रहने वाला है। तो देखिए, आज का पहला क्वेश्चन है, रक्त का थक्का या बनने हेतु कौन सा विटामिन आवश्यक है? ई, डी, के या फिर सी? तो इजी क्वेश्चन है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। विटामिन के जो है रक्त का थक्का बनाने के लिए आवश्यक होता है। इसी लेवल के क्वेश्चन यहाँ पर रहने वाले हैं आपके। बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट भी नहीं रहेंगे और बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं रहेंगे। तो देखिए, विटामिन के जो है, जो ब्लड क्लॉट है वो बनाने के लिए आवश्यक होता है। जो थक्का बनता है ब्लड का, उसके लिए आवश्यक है। जब भी बॉडी में विटामिन डी की कमी होती है तो यहाँ पर जो थक्का है वो बनना कम हो जाता है, और जो ब्लड है वो जल्दी रुकता नहीं है। तो आपने देखा होगा, जब भी आपका चोट लग जाती है तो वहाँ पर खून थोड़ी देर के लिए निकलता है, और वहाँ पर फिर थोड़ी देर बाद रक्त का थक्का बन जाता है और वहाँ पर एक लेयर आ जाती है, और ये होता है आपका विटामिन के की वजह से। देखिए, विटामिन के की बात करें तो देखिए, प्रोटीन होते हैं कुछ तरह के जिसका संश्लेषण लीवर में होता है विटामिन के द्वारा, और यही प्रोटीन जो है संश्लेषित होकर रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। दो प्रोटीन्स होते हैं, इसके नाम मैं आपको बता देता हूँ, इसको आप याद रखिएगा या फिर नोट कर सकते हैं। पहला है आपका प्रोथ्रोम्बिन, दूसरा है फाइब्रिनोजेन। ये दो तरह के जो प्रोटीन्स हैं यही आपके रक्त का थक्का बनाने में मदद करते हैं। ये जो दो तरह के प्रोटीन है, इसका जो संश्लेषण है वो लीवर में किसके द्वारा होता है? विटामिन के। तो अगर कभी पूछा जाए कि प्रोथ्रोम्बिन और फाइब्रिनोजेन जो ये प्रोटीन्स है ये किसके द्वारा संश्लेषित होते हैं, तो ये होते हैं विटामिन के द्वारा। इनका पूर्ण संश्लेषण हो जाता है लीवर में। इसके बाद विटामिन से क्या क्वेश्चन बन सकता है? देखिए, विटामिन से पहला क्वेश्चन तो एक ये बन सकता है कि वसा में घुलनशील कौन सा होता है, जो फैट में सॉल्यूबल है वो कौन कौन से है। पहला क्या है? ए, डी, ई और के। ये जो 4 विटामिन है ये फैट में सॉल्यूबल है, यानी कि जो वसा है उसमें घुलनशील है। अगर जल में पूछा जाए यानी कि वाटर में, तो बी और सी, ये जो 2 विटामिन है वो पानी में घुलनशील है। देखिए, विटामिन ए की बात करें तो इसके बारे में आप जानते हैं, विटामिन ए की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पर होती है? यकृत में होती है, लीवर में। तो अगर कभी पूछा जाए कि विटामिन ए सबसे ज़्यादा कहाँ पर अवेलेबल होता है ह्यूमन बॉडी में, तो ये यकृत में होता है, लीवर में। इसके अलावा विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये आपने पहले से पढ़ा है, बचपन से आप पढ़ते आ रहे हैं, रतौंधी यानी कि नाइट ब्लाइंडनेस इंग्लिश में कहते हैं। इसके बाद विटामिन डी की बात करें तो विटामिन डी की कमी से क्या होता है? विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। रिकेट्स किस में होता है? बच्चों में। बड़ों की बात करें तो बड़ों में क्या होता है? ऑस्टोमोलिसिया। बड़ों में ऑस्टोमोलिसिया होता है, जबकि बच्चों में रिकेट्स होता है विटामिन डी की कमी से। देखिए, विटामिन डी की बात करें तो जो जंतु है उसमें 2 तरह के विटामिन डी पाए जाते हैं, यानी कि जो एक्टिव विटामिन डी है वो 2 तरह के पाए जाते हैं। पहला कौन सा है? कोलीकैल्सीफेरॉल। दूसरा कौन सा है? अर्गोकैल्सीफेरॉल। तो ये 2 तरह के विटामिन डी होते हैं जो जंतुओं में पाए जाते हैं, और ये दोनों ही एक्टिव विटामिन डी होते हैं। तो ये चीज़ें नोट कर लीजिएगा या फिर याद कर सकते हैं आप। इसके अलावा बी तो आप जानते हैं, विटामिन बी, बी क्या होता है? बेरीबेरीज की कमी से होता है। और सी की बात करें तो इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। और ये दोनों ही जल में घुलनशील है। तो ये कुछ ही पॉइंट्स हैं, बेसिक पॉइंट्स जो आपको याद रखने हैं, इससे क्वेश्चन बन सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है,
लवणीय जल में उगने वाले पौधे कहलाते हैं, यानी कि जो खारा पानी है वहाँ पर उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? हाइड्रोफाइट्स, मीजोफाइट्स, हेलोफाइट्स या फिर थैलोफाइट्स। तो ये कहलाते हैं आपके हेलोफाइट्स। एग्जाम्पल के तौर पे एक बता देता हूँ मैं, हेलोफाइट्स में जो आते हैं पौधे, एग्जाम्पल के तौर पे आप नोट कर सकते हैं सॉल्ट मैश ग्रास। ये एक तरह का पौधा है जो कि लवणीय जल में उगता है, इसे कहते हैं हेलोफाइट्स, सॉल्ट मैश ग्रास। इसके बाद हाइड्रोफाइट्स की बात करें तो ये नॉर्मल पानी में उगने वाले पौधे हैं, या फिर ऐसी भूमि जहाँ पर जो वेटनेस है, जो भूमि है वो अधिक गीला हो, यानी कि आर्द्र भाग हो, तो वहाँ पर भी जो पौधे उगते हैं उसे कहते हैं हाइड्रोफाइट्स। इसके अलावा मीज़ोफाइट्स की बात करें तो जहाँ पर ना ज़्यादा ड्राई हो मिट्टी, ना ज़्यादा वेट हो, ना ज़्यादा गीली हो, ना ज़्यादा सूखी हो, तो ऐसे पौधे जो नॉर्मल भूमि पर उगते हैं उसे कहते हैं मीज़ोफाइट्स। थैलोफाइट्स क्या होता है? थैलोफाइट्स होते हैं कवक, शैवाल और लाइकिन। जो इसकी कैटेगरी में आते हैं वो हैं कवक, शैवाल और लाइकिन। ठीक, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, लवणीय जल में उगने वाले पौधे होते हैं हेलोफाइट्स। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान स्थित है अल्मोड़ा में, देहरादून में, श्रीनगर में या फिर पंतनगर में? देखिए वैसे ये जनरल साइंस का क्वेश्चन नहीं है, पर कई बार साइंस से एक, चूँकि ये जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है तो इस तरह के क्वेश्चन भी पूछ लिए जाते हैं। तो ये आपका कहाँ स्थित है? पंतनगर में, ऑप्शन डी। बस इतना याद रखिएगा, जैव प्रौद्योगिकी संस्थान, इंस्टीट्यूट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, निकिल कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है, यानी कि जिसमें निकिल और कैडमियम का इस्तेमाल होता है, वो किस तरह की बैटरीज या किस तरह के डिवाइसेस में होता है? तो कैलकुलेटर में होता है, कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट में होता है, या फिर ट्रांजिस्टर में होता है, या फिर सभी में? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल ऑफ दी अबव, यानी कि कैलकुलेटर में भी इसका इस्तेमाल होता है। कॉर्डलेस इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट, इसका मतलब मोबाइल फ़ोन्स वगैरह हो गया, या फिर जो ऐसी डिवाइसेस हैं जो कॉर्डलेस हैं उनमें इसका इस्तेमाल होता है। इसके अलावा ट्रांजिस्टर में भी इसका इस्तेमाल होता है। तो ये इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ दी अबव। निकेल और कैडमियम बैटरी का प्रयोग होता है सभी में, जो ऑप्शन दिए गए हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन है, कौन सा कथन नाभिकीय विखंडन से संबंधित नहीं है? न्यूट्रॉन प्रेरित नाभिकीय अभिक्रिया, तारों में उत्पन्न ऊर्जा। इसके बाद ऑप्शन सी है, ऑप्शन बी है तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, ऑप्शन सी है नाभिकीय रिएक्टर में ऊर्जा का स्रोत जो बिजली उत्पन्न करता है, एक परमाणु बम में बहुत अधिक ऊर्जा का उत्पन्न होना। तो देखिए नाभिकीय विखंडन में क्या होता है, आपने देखा होगा, परमाणु बम के बारे में सुना होगा आपने, एटॉमिक बम, तो ये इससे संबंधित है नाभिकीय विखंडन से। तो ऑप्शन बी इससे संबंधित हो, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता है। अ सोर्स ऑफ एनर्जी इन अ न्यूक्लियर रिएक्टर दैट प्रोड्यूसेस इलेक्ट्रिसिटी, न्यूक्लियर रिएक्टर जो इस्तेमाल होता है वो किस में होता है? इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में होता है, ये भी आपने सुना है, नाभिकीय रिएक्टर जो होता है। इसके अलावा न्यूट्रॉन इंड्यूस्ड न्यूक्लियर रिएक्शन, ये भी सही है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा, तारों में ऊर्जा उत्पन्न करना, इससे कोई भी लेना देना नहीं है नाभिकीय विखंडन का। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद है आपका सेलुलोज एवं स्टार्च दोनों में होते हैं, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज दोनों, या फिर ग्लैक्टोज? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन है ग्लूकोज, प्लस माइनस ग्लूकोज। देखिए ये दोनों जो हैं बहुलक हैं किसके? ग्लूकोज के ही। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। ठीक, तो ये याद रखिएगा, सेलुलोज और स्टार्च बहुलक हैं ग्लूकोज के, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्स गैस है मीथेन, ईथेन, प्रोपेन या फिर ब्यूटेन? तो सिंपल आंसर है इसका मीथेन जो है मार्स गैस को कहते हैं, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। देखिए ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आ चुका है, मानव जीनोम का अनुक्रम सफलतापूर्वक किया गया था किस वर्ष में? 1995 में, 2001 में, 2010 में या फिर 2015 में? तो ये जो अनुक्रमण है मानव जीनोम का, ह्यूमन जीनोम का, वो आपका 2001 में किया गया था। सबसे पहले 2001 में मानव जीनोम प्रोजेक्ट के तहत ह्यूमन जीनोम रेफरेंस को संग्रहित किया गया था, ये भी याद रखिएगा। इसके अलावा एक वर्ड है जो आपको नोट करना है, याद रखना है, GRCH38। ये जो है लेटेस्ट यानी कि वर्तमान में उपलब्ध सबसे सटीक मानव जीनोम अनुक्रम रेफरेंस है। क्या है? GRCH38, तो ये याद रखिएगा। इसके अलावा ये जो परीक्षण है
ये जो रेफरेंस को संग्रहित करने का जो पूरा परीक्षण है वो किसके द्वारा किया गया हाल ही में? ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है पूछा जाए। तो हाल ही में CSIR, ये क्या है? CSIR की बात करें तो काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, इन्होंने 1029 भारतीयों का परीक्षण किया है ह्यूमन जीनोम सीक्वेंस को परखने के लिए या फिर इसकी जांच करने के लिए। तो ये विश्लेषण किया गया है किसके द्वारा? CSIR द्वारा हाल ही में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा इसमें जो शोध कार्य में पार्ट लिया है वो कौन से इंस्टीट्यूट ने लिया है? तो पहला है आपका IGIB, ये क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक एंड इंटीग्रेटिव बायोलॉजी, और दूसरा है आपका CCMB, ये दोनों ही CSIR के पार्ट हैं। CCMB की बात करें तो यह है आपका सेंटर फॉर सेलुलर एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। तो इन दो इंस्टीट्यूट ने इसमें भाग लिया इस स्टडी को करने के लिए। तो हाल ही में चूंकि ये हुआ है तो एक करंट अफेयर्स के क्वेश्चन के तौर पर हो सकता है पूछा जाए। 1029 भारतीयों का इसमें परीक्षण किया गया है ह्यूमन जीनोम अनुक्रम को इसका परीक्षण करने के लिए। चलिए, तो इसका राइट आंसर क्या हुआ? ऑप्शन बी, 2001 में ये हुआ था पहली बार, सफलतापूर्वक जो हुआ था अनुक्रमण मानव जीनोम का। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, DNA में नहीं पाया जाता, क्या नहीं पाया जाता है? गुआनिन, एडनिन, यूरासिल या फिर नन ऑफ दिस। तो यूरासिल यहाँ पर नहीं पाया जाता है DNA में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी यांत्रिक तरंग यानी कि जो मैकेनिकल वेव है वो कौन सी है? रेडियो, एक्स वेव्स, लाइट वेव्स या फिर साउंड वेव्स। तो कौन सी होती है मैकेनिकल? साउंड वेव्स। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता है वो किस तरह से बिहेव करती है? यानी कि जो विस्कोसिटी ऑफ फ्लूइड है वो बढ़ जाता है, घट जाता है, अपरिवर्तित रहता है, या फिर द्रव की प्रकृति के अनुसार बढ़ सकता है या फिर घट सकता है? तो क्या होगा? ताप बढ़ने के साथ द्रव की जो श्यानता है वो घटने लगती है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। इसके बाद है हमारा क्वेश्चन, 1 नैनोमीटर बराबर होता है, यानी कि जो 1 नैनोमीटर हो किसके बराबर होता है? 10 की पावर -9 मीटर, 10 की पावर -6 मीटर, 10 की पावर -10 मीटर या फिर 10 की पावर -3 मीटर। तो 1 नैनोमीटर होता है आपका 10 की पावर -9 मीटर के बराबर। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। याद रखिएगा 10 की पावर -9 मीटर होता है 1 नैनोमीटर। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, टेफ्लॉन सामान्य नाम है, किसका सामान्य नाम है? ऑप्शंस देखते हैं यहाँ पर, पॉलीटेट्राफ्लोरिन एथिलीन है पहला, पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल फ्लोराइड या फिर डाइफ्लोरोमीथेन। तो ये जो टेफ्लॉन है इसका जो एक जनरल नाम है वो है आपका पॉलीटेट्राफ्लोरोन एथिलीन। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। क्या है? पॉलीटेट्राफ्लोरो एथिलीन। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसके बाद देखिए, ये नाम याद रखिएगा, टेफ्लॉन का जो जनरल नेम है। इसके बाद निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा तांबे के मिश्र धातुओं का है? यानी कि जो कॉपर अलॉय है वो कौन सा है? कौन सा पेयर जो है कॉपर अलॉय का है? तो देखिए पहला ऑप्शन है पीतल और इनवार है, कांसा नाइक्रोम, पीतल एवं कांसा या फिर कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन सी, ब्रास और ब्रोंज। पीतल और कांसा जो है ये होता है आपका तांबे के मिश्र धातु होते हैं पीतल और कांसा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, एक अर्धचालक में विद्युत चालन होता है, किस तरह से होता है ये पूछा गया है? केवल इलेक्ट्रॉन्स द्वारा या फिर केवल होल्स द्वारा, इलेक्ट्रॉन और होल्स दोनों से, या फिर न इलेक्ट्रॉन्स द्वारा न ही होल्स द्वारा। तो आपने ये पढ़ा भी होगा, आई थिंक क्लास 12th में पढ़ाया जाता है, इंटरमीडिएट में ये पढ़ाया जाता है अर्धचालक सेमीकंडक्टर के बारे में। तो किस माध्यम से इसमें विद्युत चालन होता है? तो देखिए इसमें इलेक्ट्रॉन से भी होता है और होल्स से भी होता है। सेमीकंडक्टर आपने पढ़ा होगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन्स और होल्स दोनों से ही ये इलेक्ट्रिसिटी का जो कंडक्शन है वो होता है। तो क्या राइट आंसर इसका? ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, जिप्सम को गर्म करने पर प्राप्त होता है, क्या प्राप्त होता है? सोडियम क्लोराइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड, प्लास्टर ऑफ पेरिस या फिर सोडियम बाइकार्बोनेट।
तो जिप्सम को गर्म करने से प्राप्त होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन सी इसका करेक्ट आंसर है, प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होगा जिप्सम को जब हम गर्म करेंगे तो। इसके बाद पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है, यानी कि जो क्लोरोफिल है उसमें कौन सा मेटल पाया जाता है, पारा, मैग्नीशियम, थ्योरियम या फिर टाइटेनियम। तो देखिए पर्णहरित में जो पाया जाता है वो है आपका मैग्नीशियम। ऑप्शन 20 का राइट आंसर है, मैग्नीशियम जो है पर्णहरित में पाया जाने वाला धातु है। इसके बाद अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है डोलामाइट से प्राप्त होने वाला धातु है, कौन सा है, पारा, मैग्नीशियम, थोरियम या फिर टाइटेनियम। तो देखिए इसका भी आंसर है ऑप्शन बी, मैग्नीशियम। डोलामाइट से ही मैग्नीशियम प्राप्त होता है। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपको अच्छे लगे होंगे। देखिए कोई डाउट है तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और इसमें जो भी बेसिक क्वेश्चन है जनरल साइंस को हमने डिस्कस करें। आने वाले समय में और भी हम टॉपिक कवर करेंगे। और देखिए जो मैराथन क्लास होगी आपकी, उसमें जितनी भी चीज़ें रह गई होंगी वो सारी एक क्लास में इंक्लूड कर दूंगा, और एग्ज़ाम से पहले उन क्लासेस को फॉलो कर लीजिएगा ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा मिल पाए। और अपनी जो तैयारी है उसको भी आप बनाए रखें, जो भी बुक आप फॉलो करते हैं अपने लेवल पर, जो भी आप तैयारी करते हैं उसको जरूर करते रहिएगा, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो खैर आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।